दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई आज पूरी हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने और उनकी बेंच ने वक्फ मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ के मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है और ऐसा होने से पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से धुआंधार दलीलें दी गई हैं। ऐसी दलीलें दी गई हैं कि सरकारी पक्ष की तमाम दलीलों के ऊपर यह सब कुछ भारी पड़ गया। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक इन दोनों ने सरकारी पक्ष की तमाम दलीलों की धज्जियां उड़ा दी और तर्कों के साथ उनके ऊपर चोट करी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल अब यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या वक्फ संशोधन कानून होगा रद्द या फिर उसके तीन मुख्य आपत्तियों को, जिन पर अब तक सबसे ज्यादा बवाल मच रहा था, क्या उनमें बदलाव किया जाएगा या उनको रोका जाएगा। इन तमाम बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले जो बड़ी खबर इस वक्त आ गई है वो मैं आपको बता देती हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला भी सुना दिया है और वक्फ कानून को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज तीसरा दिन था जो लगातार इस मामले पर लंबे वक्त तक सुनवाई हुई। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल सरकारी पक्ष के पास सबसे ज्यादा मौका था अपनी दलीलों को पेश करने का और आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई। सरकार पक्ष की बातों को काउंटर किया गया और तर्कों के साथ कटाक्ष भी किया गया, बातें की गई और एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ है आज कोर्ट में दोस्तों। और लमसम देखूं तो मुस्लिम पक्ष के तमाम वकीलों ने अपनी दलीलों को बढ़िया तरीके से रखा, साथ ही सरकार के कुकर्मों की भी पोल खोली, जिस पर कहीं ना कहीं सीजीआई ने भी हामी भरी है। तो ये तमाम बातें एक ग्रीन सिग्नल है मुस्लिम पक्ष के लिए। तो दोस्तों, अब आपको आज की सुनवाई की मुख्य बातें मैं बताती हूं, जिसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा कल तुषार मेहता की तरफ से तमाम दलीलों को रखा गया, सरकारी पक्ष को रखा गया, सरकार के पक्ष को रखा गया, तमाम बातें रखी गई। उसके बाद आज भी सुबह उनको मौका दिया गया और आज भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके बाद बारी मुस्लिम पक्ष की आई, वकीलों ने अपनी बात को पेश किया और आखिरकार सुनवाई पूरी हुई। दोस्तों, इस सुनवाई में सरकार की तरफ से वकालत कर रहे तुषार मेहता ने जितनी भी बातें बोली उन सब का काउंटर किया आज मुस्लिम पक्ष ने। खासतौर पर एक बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, जिस पर सरकारी पक्ष को यह लग रहा है कि इसके बिना पर यह कानून की रोक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको रोका जा सकता है, इस मुद्दे को वो बेस बना सकते हैं, तो उसकी भी धज्जियां कपिल सिब्बल ने उड़ाई। दोस्तों, यहां पर बात उस दलील की हो रही है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि वक्फ जो है वो हिस्सा तो है इस्लाम का, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, यानी कि जरूरी हिस्सा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के दौरान जब यह कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, या फिर दाढ़ी को यह कह देना कि वो जरूरी हिस्सा नहीं है, हिजाब को कह देना कि वो भी जरूरी हिस्सा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप इस बात को समझिए कि ज़कात जो है वो इस्लाम के 5 पिलर में से एक है, वो एक जरूरी हिस्सा है, फर्ज है, इससे कोई भी मुसलमान पल्ला नहीं झाड़ सकता। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ज़कात ना दें, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए जरूरी नहीं है। एक पक्ष ज़कात देता है, दूसरा पक्ष ज़कात लेता है। हज भी एक एसेंशियल पार्ट है जो 5 पिलर्स में से एक है, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हज पर जा सकें, तो ये आपके लिए एसेंशियल नहीं है। दान इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है दोस्तों, जिसमें ज़कात आता है, जिसमें सदका आता है, जिसमें किसी भी फॉर्म में आप दान देते हैं और अल्लाह की राह में आप दान देते हैं, और वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो कोई भी इस चीज को नकार नहीं सकता है। कोर्ट में जो इस मामले पर दलील दी गई है वो बिल्कुल ही बकवास है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान करना चाहती हूं, तो इसमें सरकार कौन होती है ये बताने वाली मुझे कि मैं इसे कैसे, किस फॉर्म में और किस तरह से इसको दान करूं। सरकार अब ये भी चेक करेगी कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं या फिर नहीं। ये कैसे तय किया जाएगा कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी, मैंने शराब पी या फिर नहीं पी, इस तरह की बातें सरकार कैसे चेक करेगी। तो साफ तौर पर यह सरकार की नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और यही वजह है कि कपिल सिब्बल ने जब इसकी शुरुआत की तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको कब्जाने का पूरा ये एक प्लान है जो कानून लाया गया है। यह सीधे तौर पर जो धार्मिक आजादी है उसमें हस्तक्षेप करता है।
मैं कैसे किस तरह से अपने धर्म को फॉलो करता हूं या फिर करती हूं, ये सरकार नहीं बता सकती है। तीसरी बात दोस्तों, डीएम को जिस तरह से पूरे तरीके से पावर दी गई, इस पर उन्होंने ये कहा कि डीएम जो है जिला मजिस्ट्रेट, वो सरकारी पक्ष रखेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की तरफ से वो नियुक्त किया गया है तो वो उसी तरह के फैसले देंगे जो सरकार चाहेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि जो वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम की एंट्री, यानी कि मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम होंगे, ये बात जो इस बिल में कही गई है उसको लेकर भी यहां पर रिबटल ये पेश किए गए कि ये वक्फ के अलावा चाहे हम हिंदू ट्रस्ट की बात करें, मंदिरों की हम बात करें, या फिर गुरुद्वारा प्रबंधनों की कमेटियों की बात करें, या क्रिश्चियन जो है उनकी हम बात करें, क्या वहां पर भी, उन सब जगहों पर भी आप इन तमाम चीजों को अलाउ करेंगे? दोस्तों, इसी तरह से कपिल सिब्बल ने सरकार की सभी बातों को काटा और तर्कों के साथ, एक्चुअल रीजंस के साथ अपनी बातों को पेश किया है। लेकिन यहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं, धुरी की तरह एक ही चीज पर एसजी तुषार मेहता पूरे मामले को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें SC/ST का भी पक्ष लाया गया और वही घिसी पिटी बात को यहां पर भी दोहराया गया और कहा कि ट्राइबल एरिया में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का मुसलमान समुदाय इस्लाम का उस तरह पालन नहीं करता जिस तरह से बाकी हिस्सों में किया जाता है। दोस्तों, तुषार मेहता का यह कहना था कि इस पर सीधा जस्टिस मसीह ने पलटवार कर दिया। बड़ी बात कह दी उन्होंने कि कोई भी कहीं भी रहे, इस्लाम तो इस्लाम रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर जज साहब को भी बातें समझ आ गई हैं, लेकिन सरकारी पक्ष की मानने को तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती एक ही बात को पीसे जा रहा है। धर्म को, इस्लाम को लोग किस तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं, इस पर बेतुकी दलील पर दलील दिए जा रहा है। तो इससे साफ समझ में आता है कि सरकारी पक्ष के पास असल में कोई पुख्ता जवाब नहीं है। दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के ऊपर तुषार मेहता ये कह रहे थे कि हम उनके लिए जमीनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि अगर उनके हिस्से की कोई जमीन वक्फ में गई है तो हम उसे वापस ले सकें। और ये बदलाव करना कानून में जरूरी है, क्योंकि वक्फ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पर कपिल सिब्बल ने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है? ऐसे तो क्या लखनऊ का इमामबाड़ा भी वापस ले लेंगे? ये काफी बड़ा मुद्दा कपिल सिब्बल ने यहां पर उठा दिया, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं लखनऊ का इमामबाड़ा कितना फेमस है, कितना पुराना है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर मनमानी हो रही है सरकार की तरफ से, तो कोई ठिकाना नहीं है कि वो लखनऊ के इमामबाड़े पर भी हाथ डाल दे। अगर ये लोग अजमेर की दरगाह पर हाथ डाल सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की बात कर सकते हैं, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल की इस दलील के बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर भी आपत्ति जताई। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट वक्फ कानून को लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाता है। हालांकि जिस तरह से दलीलें पेश की गई हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार उन दलीलों का काउंटर किया गया है, साथ में तमाम जजों ने भी सरकारी पक्ष को काउंटर किया है, तो फैसला कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर, आज की पूरी सुनवाई पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।